तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन इकोनॉमिक्स का एक हॉट टॉपिक का नाम है हमारे आर्थिक समीक्षा और इंडियन बजट। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन हम फिर भी इस पर चर्चा करेंगे। हमारी जो केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने क्या किया है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 को संसद में 31 जनवरी 2025 को प्रस्तुत किया था। अब उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हमारे एग्ज़ाम के लिए थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनके पहलुओं के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ये कंप्लीट नहीं है लेकिन जिस्ट है। जिस्ट का मतलब एक ब्रीफ में आपको बताया जा रहा है। भारत की बात करें तो भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि क्या वित्त वर्ष 2025 में 6.4 रहने की उम्मीद बताई जा रही है। और किसके मुकाबले, तो इसके किसके अनुसार, राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमान के अनुसार बताई जा रही कितनी, 2025 में 6.4% भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर बताई जा रही है। वर्ष 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.3% की दर से बढ़ी है। दुनिया की बात करें तो दुनिया की अर्थव्यवस्था 3.3% की दर से बढ़ी है, जबकि हमारी कितनी बढ़ी है, हमारी देख लीजिए कि लगभग 2 गुना है। कितना, लगभग 2 गुना है। तो देख सकते हैं आप 6.4% तक बढ़ गई है हमारी जीडीपी। केंद्र सरकार का मुख्य आधारभूत क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय 2019-20 से 2023-24 तक कितना, 2019-20 से बढ़ के कितना, 2023-24 से बढ़ के कितना, 38.8% हो गया है। कितना, 38.8% हो गया है। इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, आधारभूत क्षेत्र हैं, आधारभूत बेसिक क्षेत्र, जैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र होते हैं, जिसमें हमारे रेल होते हैं, पुलिया होती है, नेशनल हाईवे होते हैं, और भी जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो इनमें क्या है कि 2019-20 में जितना खर्च करते थे उससे 2023-24 में बढ़ के 38% ज़्यादा हो गया है। तो ये हम देख सकते हैं। वित्त वर्ष 2025 की क्या, वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा, क्या चालू खाता घाटा जिसे करंट अकाउंट डेफिसिट या कैड कहते हैं, जीडीपी का कितना रहा, 1.2% रहा। कितना, चालू खाता घाटा हमारा 1.2% रहा। तो आप देख सकते हैं कितना है हमारा चालू खाता घाटा, 1.2% जीडीपी का। बात करें आगे वास्तविक सकल मूल्यवर्धन, क्या वास्तविक सकल मूल्यवर्धन, ये ग्रोस वैल्यू एडेड, ठीक है, कि वित्त वर्ष 2025 में 6.4% रहने का अनुमान। कितना, 2025 में कितना, 6.4% रहने का अनुमान है ग्रोस वैल्यू एडेड का। फिर बात करें हमारे वित्तीय वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.4 से 6.8% के बीच में रहेगी। कब, अगले साल की बता रहे हैं, 2026 की। तो 2026 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.3 से 6.8% के बीच में रहेगी हमारी जीडीपी वृद्धि 2026 में। खुदरा मुद्रास्फीति या हेडलाइन की बात करें, जिसको खुदरा मुद्रास्फीति कहते हैं, वित्त वर्ष 2024 के 5.4 से घट के 2024 के 5.4 थी कितनी 2024 में, उससे घटकर अप्रैल से दिसंबर 2024 में 4.9% रह गई है। क्या हमारी खुदरा मुद्रास्फीति कितनी रह गई, केवल 4.9% रह गई है, जबकि ये पहले 2024 में कितनी थी, 5.4%। आगे बात करें अप्रैल से दिसंबर 2024 में गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न आभूषण निर्यात हमारा कितना रहा है, 9.1%। कितना रहा हमारा, 9.1% हमने क्या है, निर्यात किया है। क्या, गैर पेट्रोलियम उत्पाद, गैर रत्न आभूषण निर्यात, ये सब चीज़ों का निर्यात किया, कितना, 9.1%। आप इन आंकड़ों को याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि गैर पेट्रोलियम गैर रत्न आभूषण निर्यात कितना, 9.1% रहा है। कब, अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच में। आगे बात करें हम तो भारत के बीमा बाजार में, क्या भारत के बीमा बाजार में कुल बीमा प्रीमियम में जितना भी बीमा प्रीमियम है उसमें वित्त वर्ष 2024 में 7.7% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब लोगों ने 7.7% की दर से ज़्यादा बीमा कराया है और ये 11.2 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। बीमा क्षेत्र कितना हो गया है हमारा, बीमा में निवेश, तो हमारे बीमा के वो देख सकते हैं प्रीमियम टोटल कितना आ गया, 11.2 लाख करोड़ रुपए का हमारा आ चुका है। और इस साल कितनी 7.7% की वृद्धि इसके अंदर हुई है। तो देख सकते हैं कि इसका मतलब हमारी इससे सीमा भी बढ़ा देनी चाहिए।
वित्त वर्ष 2025 के पहले 9 महीनों में, क्या वित्त वर्ष 2025 के पहले 9 महीनों में कुल निर्यात में, मतलब व्यापार और सेवा की बात करें तो 6%, मतलब ईयर ऑफ ईयर या वर्ष दर वर्ष की वृद्धि हुई है। हर साल के हिसाब से देखें तो 6% की वृद्धि दर दर्ज हुई है 9 महीने में, पहले 9 महीनों में। दूरसंचार, कंप्यूटर, सूचना सेवा क्षेत्र के वैश्विक निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 10.2% है। कितनी है? 10.2% है। दूरसंचार, कंप्यूटर, सूचना सेवा क्षेत्र के वैश्विक निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 10.2%। अंकटाड के अनुसार देखें तो इस क्षेत्र में भारत का पूरी दुनिया में दूसरा स्थान है। अंकटाड की बात करें तो भारत का कितना? दूसरा स्थान है। किसमें? दूरसंचार, कंप्यूटर, सूचना सेवा क्षेत्र के वैश्विक निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी कितनी आ गई है? हमारी 10.2% रह गई है, आ गई है। मतलब हमारी हिस्सेदारी धीरे धीरे बढ़ रही है। और अंकटाड की माने तो भारत क्या दुनिया में दूसरे स्थान पे है इस क्षेत्र में। फिर आता है सकल FDI। किसकी? ग्रॉस FDI की बात करें, ये सकल FDI की बात करें तो यह वित्त वर्ष 2024 के पहले 8 महीने में कितना? FDI की बात करें तो वित्त वर्ष 2024 के पहले 8 महीने में $47.2 बिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 के समान अवधि में $55.6 बिलियन हो गया। कितना? $55.6 बिलियन हो गया। मतलब इसी अवधि में हम 2024 की मुकाबले 2025 की देखें तो 47.2 की बजाय 55.6 बिलियन हो गया। मतलब हम वर्ष दर वर्ष कितनी? 17.9% की वृद्धि कर रहे हैं। मतलब इस साल हमने कितनी वृद्धि की है? 17.9% की वृद्धि की है। किसमें? सकल FDI में। फिर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो दिसंबर 2024 में $640.3 बिलियन, मतलब यह 10.9 महीनों के आयात और देश के बाहरी ऋणों के 90% के लिए पर्याप्त है। मतलब कि हमें यदि हमारा सारा पैसा ख़त्म भी हो जाए, कोई हमसे सामान ना खरीदे, तो हम 10.9 महीने फुल आयात कर सकते हैं और जितना भी हमने कर्जा ले रखा है विदेशों से उसका 90% तक ये चुका सकते हैं। तो इतना पैसा हमारे पास जो विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर है $640.3 बिलियन। यह 3 जनवरी 2025 तक $634.6 बिलियन पर स्थिर है। कितना? $634.6 बिलियन पे चल रहा है 3 जनवरी 2025 तक। आगे बात करें हम तो भारत में खुदरा मुद्रास्फीति। क्या भारत में खुदरा मुद्रास्फीति की बात करें तो वित्त वर्ष 2025 की तो अप्रैल से दिसंबर 2024 में 4.9% रही है। क्या? अप्रैल से दिसंबर 2024 में 4.9% रही है भारत में खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2025 में। तो यह वित्त वर्ष 2024 में के कितना? 5.4% थी। यह वित्त वर्ष 2024 में क्या? 5.4% थी भारत में खुदरा मुद्रास्फीति। तो हम देख सकते हैं खुदरा मुद्रास्फीति कितनी है वित्त वर्ष 2024-25 में, जिसमें हम ले रहे हैं वहाँ आंकड़ा कहाँ का? अप्रैल से दिसंबर तक का। उसमें कितनी है रही है? हमारी 4.9%। और यही चीज़ हम देखें 2024 के लिए तो 2025 के लिए तो 4.9% और 2024 के लिए 5.4% थे। मतलब हमने मुद्रास्फीति, खुदरा मुद्रास्फीति इसको घटाया है। भारत की उपभोक्ता मूल्य स्फीति, क्या CPI की बात कर रहे हैं तो वित्त वर्ष 2026 में कितनी रहेगी? 4% ही रह जाएगी उपभोक्ता मूल्य स्फीति। तो हमें ये तो पता उर्जित पटेल समिति थी। उर्जित पटेल समिति के अनुसार मुद्रास्फीति की दर कितनी? 2 ± 4 होनी चाहिए। इसका मतलब या 2 से लेके और 6 के बीच में होनी चाहिए। कितनी? 2 से लेके और 6 के बीच में होनी चाहिए। ये हमारी उर्जित पटेल समिति थी, उसकी सिफारिश थी। तो हमारी 4% रहेगी 2026 के अंदर। तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्थिर मूल्यों पर निजी निवेश। क्या? स्थिर मूल्यों पर निजी निवेश। स्थिर मूल्यों पर निजी अंतिम उपभोक्ता खर्च के 7.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है। स्थिर मूल्यों पर क्या? निजी अंतिम उपभोक्ता खर्च के 7.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है। तो आप इसे याद रखेंगे। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्या? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या जिसको CFPI कंज्यूमर फूड, क्या कंज्यूमर फूड, एक मिनट, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के से निर्धारित खाद्य महंगाई वित्त वर्ष 2024 में 7.5% बढ़कर वित्त वर्ष 2025
मतलब अप्रैल से दिसंबर में कितनी हो गई है? 8.4% हो गई है। तो उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक की बात करें तो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स से निर्धारित जो खाद्य महंगाई है वित्त वर्ष 2024 में 7.5% से बढ़ के वित्त वर्ष 2025 में कितनी 8.4% हो गई। मतलब धीरे धीरे खाने पीने की चीज़ें तो महंगी हो रही है। आरबीआई और आईएमएफ के उपभोक्ता मूल्य महंगाई वित्त वर्ष 2026 में लगभग 4% रहेगी। आरबीआई और आईएमएफ के अनुसार उपभोक्ता मूल्य महंगाई वित्त वर्ष 2026 में कितने लगभग 4% रहेगी। कुल कर राजस्व में अप्रैल नवंबर 2024 के दौरान साल दर साल आधार पर 10.7% की वृद्धि हुई है। कुल कर राजस्व में क्या अप्रैल से नवंबर 2024 के दौरान साल दर साल आधार पर 10.7% की वृद्धि हुई है। राज्यों का राजस्व व्यय अप्रैल नवंबर 2024 के दौरान 12% रहा है। राज्यों का राजस्व व्यय कितना रहा है हमारा अप्रैल नवंबर 2024 के दौरान 12% बढ़ा है। राजस्व भी बढ़ रहा है, अच्छी बात है ये हमारी। इसमें सब्सिडी और जिम्मेदारियों के निर्वहन में वृद्धि की बात करें तो हमारी सब्सिडी तो 25.7% रही है और जिम्मेदारियाँ कितनी है 10.4% ही रही है। तो सब्सिडी की पता होना चाहिए, सब्सिडी कितनी चल रही है हमारी 25.7% और जो हमारी जिम्मेदारियाँ कितनी है 10.4% रही है। बैंकिंग प्रणाली में सकल गैर निष्पादित जो संपत्तियाँ हैं एनपीए घटकर 12 वर्षों में सबसे कम सकल ऋण और एडवांस का 2.6% ही रहेगी। मतलब जितना भी लोन दे रहे हैं उसका केवल 2.6% लोन ही एनपीए हो रहा है। तो ये पिछले 12 वर्षों की बताइए, 12 वर्षों में पहली बार हुआ है, मतलब सबसे नीचे चल रहा है। अब बात करें निवेश और अवसंरचना की। निवेश और अवसंरचना में बात करें तो प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों पर केंद्र सरकार के पूंजीगत परिव्यय में वित्त वर्ष 2020 से 24 में 38.8% की दर से वृद्धि हुई है। कितना 20 से 24 में 38.8% की दर से वृद्धि हुई है हमारे प्रमुख अवसंरचना क्षेत्र पर केंद्र सरकार के पूंजीगत परिव्यय में 2020 से 2024 में 38.8% की वृद्धि हुई है। आप इसे याद करेंगे, ये आंकड़े बहुत कई बार इंपॉर्टेंट होते हैं, परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। वित्त वर्ष 2025 में जिसमें हम अप्रैल से दिसंबर के बीच में लेंगे कितने 5,853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ है। कितना 5,853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ है अप्रैल से दिसंबर के बीच में 2025 की बात कर रहे हैं। वित्त वर्ष की बात तो ये साल नहीं है। ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो ऊर्जा क्षेत्र का नेटवर्क नवंबर 2024 तक वर्ष दर वर्ष 7.2% से बढ़ के 456.7 गीगावाट हो गया है। कितना ऊर्जा क्षेत्र नेटवर्क की बात करें तो वर्ष दर वर्ष 7% बढ़ के नवंबर 2024 तक कितना 456.7 गीगावाट हो गया। भारत की कुल स्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 47% हो गई है, जबकि हमारा टारगेट कितना 50% तक लाना है। तो हमने 47% तक तो इसमें नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की हिस्सेदारी कर दी है। सौर और पवन ऊर्जा की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वर्ष दर वर्ष वृद्धि दिसंबर 2024 तक 15.8% हो गई है। सौर और पवन ऊर्जा की जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वर्ष दर वर्ष वृद्धि दिसंबर 2024 तक 15.8% हो गई है। जल जीवन मिशन की शुरुआत से अब तक जो जल जीवन मिशन था इसकी शुरुआत से लेकर अब तक 12 करोड़ परिवारों को 12 करोड़ परिवारों को नल से पेयजल आपूर्ति की सुविधा मिली है। क्या हुआ है नल से पेयजल आपूर्ति की सुविधा मिली 12 करोड़ परिवारों को। तो ये मिशन भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। कौन सा जल जीवन मिशन। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2। स्वच्छ भारत मिशन क्या है ग्रामीण चरण 2 की बात करें तो ओडीएफ और प्लस गाँव की कुल संख्या 3.64 लाख हुई। 3.64 लाख हो गई हमारी ओडीएफ प्लस गाँव की संख्या। मॉडल श्रेणी में अप्रैल से नवंबर 2024 तक 1.92 लाख गाँव ओडीएफ प्लस घोषित किए गए। नवंबर 2024 तक 1.92 लाख गाँव क्या किए गए हैं ओडीएफ प्लस घोषित कर दिए गए हैं। देश के 29 शहरों के 1000 किलोमीटर से अधिक के लिए मेट्रो त्वरित रेल प्रणाली परिचालनगत अथवा निर्माणाधीन है। क्या 29 शहरों में 1000 किलोमीटर से अधिक के मेट्रो और त्वरित रेल प्रणाली हमारी क्या परिचालनगत अथवा निर्माणाधीन है। उद्योगों की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2025 मतलब पहला अग्रिम अनुमान की बात करें तो उसमें 6.2% की वृद्धि दर्ज की। 6.2% की वृद्धि दर्ज की औद्योगिक क्षेत्र ने।
वित्त वर्ष 2024 में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में घरेलू बिक्री में कितनी, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में घरेलू बिक्री में 12.5% की वृद्धि हुई है। कितनी, 12.5% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2024 तक इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के घरेलू उत्पादन में क्या, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के घरेलू उत्पादन में 17.5% की चक्रवृद्धि वृद्धि हुई है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो वस्तुएं हैं उनके घरेलू उत्पादन में कितनी, 17.5% की वृद्धि हुई है, जो भी कैसी, चक्रवृद्धि। अर्थात हम 2015 के मुकाबले 2024 में काफ़ी तेज़ी से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उत्पादन में बढ़ रहे हैं। 99% स्मार्टफोन अब घरेलू स्तर पर देश में ही बन रहे हैं, मतलब बाहर से नहीं आ रहे, बने बनाए कंपनियां बाहर की है, लेकिन कंपनियां भारत में आके बना रही है। विपो रिपोर्ट 2022 के अनुसार देखें तो भारत विश्व में 10 पेटेंट फाइल करने वाले देशों में शामिल है। विपो रिपोर्ट की बात करें तो भारत क्या 10 पेटेंट की बात करें 10 पेटेंट फाइल करने वाले देशों में शामिल हो गया भारत क्या हो गया, 10 पेटेंट फाइल करने वाले देशों में शामिल हो गया है। बात करें आगे एमएसएमई की तो एमएसएमई क्षेत्र में समान धन सहायता के लिए सरकार ने 50 करोड़ के कोष से क्या आत्मनिर्भर भारत कोष स्थापित किया गया है। कितना, समान धन सहायता के लिए सरकार ने 50,000 करोड़ के कोष से क्या किया, आत्मनिर्भर भारत कोष स्थापित किया गया है। अब हम एक जिस्ट देख लेते हैं जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे में वृद्धि कैसी है, कितना क्या क्या बढ़ा है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा राजकोषीय घाटा। क्या आता है, राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटे की बात करें हम, राजकोषीय घाटे की बात करें, एक मिनट ये स्क्रीन हिल रही है। राजकोषीय घाटे की बात करें तो जीडीपी का प्रतिशत कितना है, 2023-24 में कितना, केवल 5.6% रह गया, जबकि 20-21 में 9.2% था। कितना, राजकोषीय घाटा, आप ये याद रखेंगे। 2020-21 में कितना, 9.2% था। इसको घटा के हमने कितना 2023-24 में 5.6% कर दिया। जीडीपी की वृद्धि की बात करें तो पहले 20-21 में 9.7% थी और 2025-26 में 6.3 से 6.8 के बीच में बताया जा रहा है। खाद्यान्न का उत्पादन की बात करें तो खाद्यान्न का उत्पादन 2020-21 में हमारे 310.7 मिलियन टन था, जबकि 23-24 में 332.3 मिलियन टन हो गया। मतलब खाद्य उत्पादन बढ़ा ही है हमारा, कम नहीं हुआ है। फिर बात करें विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें हम, विदेशी मुद्रा भंडार बिलियन डॉलर की बात करें तो 2021-22 में हमारे पास 607 बिलियन डॉलर था और अब हमारे पास कितना 634.6 मिलियन डॉलर है। औद्योगिक उत्पादन की बात करें आईआईपी में तो 2020-21 में तो हमने उत्पादन किया ही नहीं था, मतलब माइनस में चल रहा था। अब 2023-24 में बढ़ के 5.9% हो गए। पूंजीगत व्यय मतलब अर्थव्यवस्था में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, तो 2020-21 में तो 2.1% और 2023-24 में 3.2% खर्च हो रहा है जीडीपी का, जो एक अच्छे संकेत होते हैं। क्या, जो एक अच्छे संकेत है। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें सेवा क्षेत्र की तो वित्त वर्ष 2025 में सेवा क्षेत्र में 7.2% की वृद्धि की उम्मीद जताई गई है। तो वित्त वर्ष 2025 में क्या, सेवा क्षेत्र में 7.2% की वृद्धि की उम्मीद जताई कि सेवा क्षेत्र 7.2% की वृद्धि से बढ़ेगा। बात करें सकल मूल्यवर्धन या जीवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान की, तो ये वित्त वर्ष 2025 में क्या, यह वित्त वर्ष 2025 में प्रथम अग्रिम अनुमानों में कितना 55.3% पहुँच गया है। मतलब वित्त वर्ष 2014 में तो ये 50.6% था और अब कितना हो गया है, 2025 तक आते आते 55.3% जीवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान। धीरे धीरे ये बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 2012-13 में तो ये यहाँ तक ही था, धीरे धीरे ये 2020-21 में माइनस हो गया था और अब कितना औसत दर वृद्धि 8.3% बढ़कर कितना हो गया, ये हमारे 55.3% हो गया है। 55.3% आप देख सकते हैं। अब वृद्धि भी खतरनाक ही होती है, हो रही है 8.3% की साल दर साल वृद्धि की दर से। अब बात करें वर्ष 2023 में, क्या वर्ष 2023 में वैश्विक सेवा निर्यात में भारत 4.3% की हिस्सेदारी के साथ विश्व में 7वें स्थान पर, मतलब दुनिया में जितनी भी सेवाओं का वितरण किया जाता है उसमें 4.3% भारत की हिस्सेदारी है। कब, 2023 में। तो इसके साथ भारत क्या 7वें स्थान पर आ गया है।
सेवा क्षेत्र में औसत विकास दर, क्या सेवा क्षेत्र में औसत विकास दर की बात करें तो यह महामारी से पहले मतलब वित्त वर्ष 2013 से 20 तक 8% रहा था। महामारी के बाद में वित्त वर्ष 2023 से 25 तक कितनी 8.3% रहा है। कितना 8.3% रहा है। सेवा निर्यात की बात करें, भारत में सेवा निर्यात में वित्त वर्ष 2025 मतलब अप्रैल से नवंबर में 12.8% की वृद्धि का अनुमान है। क्या सेवा निर्यात की बात करें तो भारत की सेवा निर्यात में वित्त वर्ष 2025 मतलब अप्रैल से नवंबर में 12.8% की वृद्धि का अनुमान है। वित्त वर्ष 2024 में यह 5.7% था। वित्त वर्ष 2024 में क्या इतना 5.7% था और अब कितना 12.8% का अनुमान है। ये याद रखेंगे 2024 में कितना 5.7% था। बात करें कंप्यूटर आधारित सेवा की तो वित्त वर्ष 2013 से 23 के दशक में इस क्षेत्र में 12.8% की वृद्धि हुई है। इसमें कंप्यूटर आधारित सेवा में और ये 6.3% से बढ़ के कितनी 10.9% हो गई है कंप्यूटर आधारित सेवा की बात करें। अब भारतीय रेलवे की बात करें तो भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2024 में यातायात में 8% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2024 में माल भाड़े ढुलाई में 5.2% का राजस्व अर्जित किया है। किसे माल भाड़े ढुलाई में 5.2% का राजस्व अर्जित किया है। बात करें रेलवे संपर्क के क्षेत्र में वर्ष 2024 अप्रैल से नवंबर 2024 के बीच 2031 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क बढ़ाया गया है। कितना रेलवे नेटवर्क बढ़ाया गया है 2031 किलोमीटर का अप्रैल से नवंबर 2024 में। भारतीय रेल में 17 नई वंदे भारत को शामिल किया गया। कितनी 17 नई वंदे भारत को शामिल किया गया है। पर्यटन क्षेत्र की बात करते इस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान वित्तीय वर्ष 2023 में महामारी पूर्व की स्थिति में कितना 5% हो गया है। मतलब पर्यटन क्षेत्र की बात करें पर्यटन क्षेत्र हमारा काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है। क्या हो रहा है पर्यटन क्षेत्र हमारा बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। जो महामारी आई थी हमारे कोरोना महामारी उस समय के जो हमारा 5% का योगदान था पर्यटन का तो उस स्तर पर हम वापस पहुंच गए हैं। ये बात कह रहे हैं इसके अंदर। कृषि और खाद्य प्रबंधन की बात करें किसकी कृषि और खाद्य प्रबंधन की बात करें तो वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि का अनुमान है। किसमें कृषि क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि का अनुमान है। योगदान की बात करें तो कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों का वित्त वर्ष 2024 के जो प्रारंभिक अनुमान है उनमें क्या है मौजूदा आधार पर सकल घरेलू उत्पाद में 16% का योगदान रहा है। कितना 16% का योगदान रहा है। कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों का वित्त वर्ष 2024 के प्रारंभिक अनुमानों में मौजूदा आधार पर सकल घरेलू उत्पाद में कितना 16% का योगदान रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 98.58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। कितना 95.58 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र को कवर किया गया है जो प्री PDMC अवधि की तुलना में लगभग 104.67% अधिक है। जो प्री PDMC अवधि की तुलना में क्या लगभग 104.67% की अधिकता लिए हुए है। बात करें वर्ष 2024 में क्या वर्ष 2024 में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में 1647.05 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने की उम्मीद है। खरीफ उत्पादन पिछले साल की तुलना में 89.37 MLT मिलियन टन की वृद्धि हुई है। एक साल में कितना 89.37 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। LMT की वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 की तुलना में 5.7% अधिक है। 23-24 की तुलना में ये 5.7% अधिक है। पिछले 5 वर्ष के दौरान औसत खाद्यान्न उत्पादन से 8.2% ज़्यादा है। क्या है पिछले यह वर्ष 2023-24 की तुलना में 5.7% अधिक है और पिछले 5 वर्षों के दौरान औसत खाद्यान्न उत्पादन से कितना 8.2% ज़्यादा है। मत्स्य पालन क्षेत्र की बात करें इसकी मत्स्य पालन क्षेत्र की बात करें तो वर्ष 2011-12 से 21-22 में मत्स्य पालन क्षेत्र में 8.7% की उच्चतम चक्रवृद्धि दर देखी गई है। क्या मत्स्य पालन क्षेत्र में तो 2011-12 से 2021-22 में मत्स्य पालन क्षेत्र में 8.7% की उच्चतम चक्रवृद्धि वार्षिक दर देखी गई है। मत्स्य पालन क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इसके बाद दूसरे स्थान पर पशुधन आता है। सबसे फर्स्ट नंबर पर मत्स्य पालन और पशुधन मतलब 5.8% की वृद्धि हुई है। तो हमारे मत्स्य ने 8.7
5.8 हमारे किसने, पशुधन ने। फिर आता हमारा जलवायु और पर्यावरण। क्या आता है, जलवायु और पर्यावरण की बात करें तो भारत ने क्या है, गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 2,13,701 मेगावाट की संस्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सफलतापूर्वक अर्जित कर ली। किससे, गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से। कहता था हमें गैर जीवाश्मों से ऊर्जा प्राप्त होने की बात करें तो यह कुल क्षमता का 46.8% हो गया 30 नवंबर 2024 तक। कितना, 46.8% हो गया। हमने गैर जीवाश्म से ईंधन ऊर्जा की बात कर रहे हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण 2024 के अनुसार वर्ष 2005 से 2023 के बीच में 2.29 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 है, कॉमन नहीं है, क्या है, 2 है, CO2 के समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया। कितना, 2.29 बिलियन टन CO2 के समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया है 2005 से 2023 के बीच में। बात करें सामाजिक क्षेत्र की, किसके, सामाजिक क्षेत्र की बात करें हम तो सरकार का सामाजिक सेवा व्यय। क्या, सरकार का सामाजिक सेवा व्यय संयुक्त रूप से केंद्र और राज्य के संबंध में वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2025 तक 15% की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ा है। कितना, 15% की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2022 के बीच में देश के कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी 29.0 से बढ़ के 48.0 हो गई है। इसमें 2015 से 2022 के बीच की देखें तो कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी 29.0 से बढ़ के कितनी, 48.0 हो गई है, देख सकते हैं। इसी अवधि में कुल स्वास्थ्य व्यय में लोगों के द्वारा किए जाने वाले आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की हिस्सेदारी घटकर 62.6% से घट के कितने, 39.4% रह गई है। ये मतलब जेब से खर्च होने वाले पैसों की बात कर रहे हैं। फिर बात करें रोजगार और कौशल विकास। क्या, रोजगार और कौशल विकास की बात करें तो बेरोजगारी दर की बात करें तो वित्त वर्ष 2017-18 जून जुलाई की 6.0% की तुलना में घट के 2023-24 में ये 3.2% रह गई है। देश में बेरोजगारी दर देख लिया आपने, बेरोजगारी दर कितनी है, 3.2% रह गई है। देश की बात करें तो देश में 26% जनसंख्या 10 से 24 वर्ष की आयु वर्ग की है। ये भी आप याद रखेंगे, कितना, 26% जनसंख्या कितनी है, 10 से 24 वर्ष की आयु के बीच की है। तो ये हमने पार्ट फर्स्ट देखा। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने भारत की जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका जिस्ट देख लिया है। अगले पार्ट में हम भारत के जो बजट है उसके रिव्यू करेंगे। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। पार्ट 2 जरूर देखिएगा ताकि आपको इससे संबंधित पूरा ज्ञान मिल सके। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।